अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज ज़ाफ़रान साजिद। मैथ्स बाय ज़ाफ़रान के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम एमटीएच 501 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट सीरीज ऑफ लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 को आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 6 में हमने लीनियर कॉम्बिनेशंस के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कशन करनी है। वेक्टर्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है बाय यूजिंग सम वेट्स, उसकी डेफिनेशन एक दफा हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को लेक्चर नंबर 6 समझने में कोई इशू ना हो। ओके, तो पेज नंबर 49 पे लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास ये Rn कोई स्पेस हो, ठीक है, और इस स्पेस में से हम ये वेक्टर्स लें V1 से लेके Vp तक, ओके, ये R2 भी हो सकती है, R3 भी हो सकती है, ठीक है। अगर R3 स्पेस होगी तो उसमें 3 वेक्टर्स होंगे, अगर R4 स्पेस हम कंसीडर करते हैं तो उसमें 4 वेक्टर्स होंगे एंड सो ऑन। ओके, तो हमने ये एक जनरल केस ले लिया जिसमें हमने Rn एक स्पेस ली है और उसमें से हमने V1 से लेके Vp तक कुछ वेक्टर्स हैं वो हमने कंसीडर कर लिए हैं। अच्छा, इन वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग हम ये स्केलर्स भी कंसीडर करते हैं C1 से लेके Cp तक। अच्छा, अगर ये वेक्टर्स और ये स्केलर्स मिलके इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये जो y है इसे हमने एक्सप्रेस कर दिया है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। ओके, ये बेसिकली इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ओके, और इसे हम कहते हैं ये y को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ linear combination of these vectors that was v1 v2 up to vp। ओके, तो ये बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है। अच्छा, अब हम जाते हैं जरा लेक्चर नंबर 6 पर, और लेक्चर नंबर 6 में से हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कशन करते हैं। ओके, ये आपके पास लेक्चर नंबर 6 है। अच्छा, इसमें हम करेंगे क्या कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने थोड़ी देर पहले जिसकी डेफिनेशन देखी है, इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स को हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ए वेक्टर। इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स को हम किस तरह से एक मैट्रिक्स और एक वेक्टर के प्रोडक्ट के तौर पर कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। ओके, सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर हमारे पास ए कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और इस मैट्रिक्स ए के अंदर जो कॉलम है वो कौन से हैं? A1 A2 अप टू AN। अच्छा, इफ x इज इन Rn, x हमारे पास एक कॉलम हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं या कॉलम वेक्टर कहते हैं। ओके, देन द प्रोडक्ट ऑफ A एंड x डिनोटेड बाय AX। देखिए, हमने क्या कहा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसमें A1 से लेके AN तक ये सारे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और X हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि कॉलम मैट्रिक्स है या कॉलम वेक्टर है। तो A और X को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी ना, x1 A1 प्लस x2 A2 अप टू xn AN। ये जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, ये बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन ही है ना। इसमें हमारे पास ये जो A1 A2 अप टू AN है ये सारे वेक्टर्स हैं, और x1 से लेके xn तक ये सारे वेट्स हैं, ये सारे कांस्टेंट हैं। तो जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि V1 से लेके Vp तक वेक्टर्स हैं और C1 से लेके Cp तक वेट्स हैं या कांस्टेंट हैं। उनको हमने इस तरह लिखा था, तो हमने कहा था कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इन वेक्टर्स का, इन वेट्स के साथ। ओके, तो यहाँ पर हमने इन दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किया है तभी ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन वाला स्ट्रक्चर बना है ना। तो इसका मतलब है कि इस जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, सॉरी, जिसको मैंने अभी यहाँ पे बॉक्स के अंदर इनक्लोज किया हुआ है, अगर आप इसको लिखें पहले और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुए थे इसको हम बाद में लिखें, तो बात तो वही है ना कि हम किसी भी वेक्टर्स जो किसी भी स्पेस से बिलोंग करते हैं और कुछ हमारे पास वेट्स गिवन हो, उसको आप इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब वो किसी न किसी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ही होती है। ओके, तो हमारे पास इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। और एक बात कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इन दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये तभी पॉसिबल है अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे के रोज बराबर हो। ओके, अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लें जरा। हमारे पास यहाँ पे ये दो हमारे पास मैट्रिक्स है, एक पहला मैट्रिक्स है और एक जिसमें हमारे पास 3 कॉलम है।
और एक दूसरा मैट्रिक्स जो कि कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम वेक्टर, जिसमें हमारे पास एक ही कॉलम है। तो पहले के कॉलम और दूसरे के रोज बराबर है, तो इस वजह से हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, आपने ऊपर जनरल फार्मूला देख लिया है, ठीक है। ये जो 1 0 पहला कॉलम है, ये दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 into 1 0 प्लस 3 into 2 into minus 5 2 minus 5 प्लस 7 into माइनस 3 माइनस 1 3। ओके, तो हमने देखिए इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनी। ओके, अब ये जो फाइल 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और 7 लिखा है, इसे आप मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करें, हमारे पास फाइनली ये वाली फॉर्म आ जाएगी। और उसके बाद हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। आपने जस्ट इसको देखना है, ये बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन वाले स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरह से हमने गिवन मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किया तो ये बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, दूसरी एग्जांपल भी आप देख लीजिएगा, मैं आपको एक दफा फिर से डेफिनेशन दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे जो पहला मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास A1 से लेके AN तक कॉलम है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम वेक्टर है जिसमें एक ही कॉलम है। ओके, तो जो पहला एलिमेंट है X1 उसको हमने बाहर लिखा, और यहाँ पर जो पहला हमारे पास कॉलम होगा मैट्रिक्स का उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, X1 A1 आ गया, प्लस दूसरा एलिमेंट X2 है यहाँ पे लिखा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा कॉलम A2 है तो X2 into A2 हो गया। इस तरह बाकी भी मल्टीप्लाई करने हैं आपने। अच्छा, ये एग्जांपल भी ऐसे ही है, दूसरी वाली इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, अब यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन थे, इनको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट किया है। हमने कहा था ना कि दो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है या जो प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ए वेक्टर होता है, वो बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन को ही शो करता है, ये हमने स्टार्ट में कहा था। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्स थे, इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास ये जो एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें हमारे पास यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला स्ट्रक्चर ये गिवन है, 3v1 minus 5v2 plus 7v3। ये जो v1 v2 v3 है ये बेसिकली R3 से बिलोंग करते हैं, और जो हमारे पास कांस्टेंट है c1 c2 c3 वो 3 minus 5 और 7 है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाले फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे आपने मैट्रिक्स वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आपके पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म में है। जब आप इसे मैट्रिक्स वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो v1 v2 v3 हमारे पास ये पहला मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ये जो कॉलम वेक्टर है या कॉलम मैट्रिक्स है ये आ जाएगा 3 minus 5 और 7। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली फॉर्म बनती है। ओके, तो इस एग्जांपल में हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन वाली स्ट्रक्चर गिवन था, इसको हमने मैट्रिक्स वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की समझ आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक क्या लिखा हुआ है, हाउ टू राइट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज ए वेक्टर इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ लीनियर कॉम्बिनेशन। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास होती है उसको आप वेक्टर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और वो वाला वेक्टर इक्वेशन जिसमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स लिखा हो। तो जो वेक्टर इक्वेशन होती है बेसिकली उसमें उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसको जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड को जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी ना, ये वाली फॉर्म बनेगी। इसको आप सबसे पहले मैं चलिए लिख के आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सिस्टम है, इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को ax प्लस ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे ये नजर नहीं आएगा आपको, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। अगर इसको आप ax इज इक्वल टू b फॉर्म में लिखे तो यहाँ पर जो a मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनता है, 1 2 -1, यहाँ पे 0, दिस इज -5, दिस इज 3, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। और जो अननोन वाला है वो क्या है, x1 अननोन है हमारे पास, x2 और x3। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं 4 और 1 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, एक मैट्रिक्स है और एक कॉलम वेक्टर है या कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इनफैक्ट दोनों ही हमारे पास मैट्रिक्स है। अच्छा, जब आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले x1 आएगा और ये पहला कॉलम आएगा, दिस इज 1 0, उसके बाद x2 आएगा और दूसरा हमारे पास कॉलम जो है ए मैट्रिक्स के अंदर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है उसको हमने ए बोला है यहाँ पे, 2 -5 प्लस x3 आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे तीसरा कॉलम जो है दैट इज -1 3, और राइट हैंड साइड पे 4 1 ऐसे ही रहेगा। ओके, ये थोड़ा सा शायद आपको नजर ना आए,
क्योंकि ये वाला आंसर जो है वो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, इसको मैं रेज करके नीचे लिख देता हूँ ताकि आप चीजें अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे प्लस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस x3 इंटू हमारे पास जो लास्ट वाला कॉलम था कोफिशिएंट मैट्रिक्स का -1 और 3, दिस इज इक्वल टू 4 सॉरी ये 4 बना है। ओके, तो हम जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ये बेसिकली एक लीनियर कॉम्बिनेशन को ही शो कर रहा है ना। तो देखिए इसमें हमारे पास x1 x2 x3 जो है ये कांस्टेंट है, और ये हमारे पास जो ये वाला और ये वाला हमारे पास जो है ये v1 v2 और v3 वेक्टर्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से हमने इस गिवन जो हमारे पास सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन है इसको हमने सबसे पहले इस तरह इस फॉर्म में लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा। और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म है ये बेसिकली इसको हम मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, हमने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी सिस्टम गिवन हो उसको हम ax is equal to b फॉर्म में लिखते हैं। ये आपके पास देखें उसने ax is equal to b फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और राइट साइड तो ऐसे ही लिखा है। तो ये आपके पास जो है इसे आप मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं। ओके, और इस मैट्रिक्स इक्वेशन के अंदर बेसिकली जो है ना वो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इस इंपॉर्टेंट थ्योरम में है क्या, अगर ए हमारे पास कोई m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जिसमें a1 से लेके an तक कॉलम हो, और राइट हैंड साइड पे ये जो b है ये बेसिकली rm स्पेस से बिलोंग करता है, ये हमारे पास कॉलम वेक्टर है। द मैट्रिक्स इक्वेशन ax is equal to b has the same solution set as the vector equation। ठीक है, जो मैट्रिक्स इक्वेशन ax is equal to b का हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो बेसिकली वही होगा जो कि इस आपके पास वेक्टर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है। देखिए ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था। ठीक है, इस सिस्टम को अगर आप ax is equal to b फॉर्म में लिखें, ये वाला आपके पास ax is equal to b फॉर्म लिखी हुई है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो वही होगा जो कि इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमने मैट्रिक्स इक्वेशन लिखा और मैट्रिक्स इक्वेशन में से हमने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लिया, तो इसका और इसका दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा। थ्योरम यही कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने थ्योरम जो स्टेटमेंट है वो इस केस को उसने जनरलाइज कर दी है। अच्छा, आगे एक्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन क्या है? The equation ax is equal to b has the solution if and only if b is a linear combination of the columns of A। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है कि ax is equal to b जो है इसका सॉल्यूशन कब होगा, कब एग्जिस्ट करेगा, अगर आपके पास ax is equal to b को जब आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होगा अगर एग्जिस्ट करता है तो आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा। या आप ये कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर आप ये जो b है इसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सके। ठीक है, तो ये बेसिकली सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस की कंडीशन है कि किसी भी सिस्टम में जब आप ax is equal to b फॉर्म उसकी बनाते हैं तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर ये जो राइट हैंड साइड पे b लिखा हुआ है इसे आप लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सके। देखिए ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी एक सिंपल फॉर्म ले रहे थे। ये सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसको आपने ax is equal to b फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर ये जो राइट हैंड साइड पे 4 1 आपके पास मैट्रिक्स है इसे आप लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। देखिए यहाँ पर उसने 4 1 को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, जहां पर x1 x2 और x3 जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो आपके पास जो 1 0 2 -5 -1 3 ये हमारे पास बेसिकली वेक्टर्स है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की समझ आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है इसको आप देख लें। इस एग्जांपल में हमारे पास एक मैट्रिक्स A गिवन है और हमारे पास एक मैट्रिक्स B गिवन है। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि इज द इक्वेशन ax is equal to b consistent for all possible b1 b2 b3। तो हमने क्या किया कि इस A और B का हमने बना लिया आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। उसके बाद हमने इस पर एचलन फॉर्म और रेड्यूस एचलन फॉर्म वाला प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं। इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को हम डिफरेंट रो ऑपरेशन के जरिए एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एचलन फॉर्म से जब आप रेड्यूस एचलन फॉर्म में जाएंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी।
अच्छा ये सिंपल सा है। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पर जो तीसरी रो है, इस तीसरी रो में जो लास्ट वाला एलिमेंट है दैट इज B3 प्लस 3B1 माइनस 1/2 B2 प्लस 4B1, ये वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एलिमेंट पर डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या ये सॉल्यूशन जो है हर वैल्यू के लिए B1 B2 B3 की हर वैल्यू के लिए कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो जिन वैल्यूज के लिए हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन जीरो होगा, ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है, जिन वैल्यूज के लिए B1 B2 B3 जिन वैल्यूज के लिए ये जीरो होगा, उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन जो है ना वो कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज कंसिस्टेंट नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे लिखा भी है, the third entry in the augmented column is this one. The equation Ax is equal to b is not consistent for every b because some choices of b can make non-zero. जिन वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन जीरो होगा उसके लिए ये हमारे पास सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज ये कंसिस्टेंट नहीं होगा। अच्छा इस एग्जांपल को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट लिखा हुआ है, इसको आप देख लें एक दफा। द इक्वेशन x is equal to b fails to be consistent for all b because the echelon form of a has a row of b rows। ठीक है, if a had a pivot in all three rows, वो कह रहे हैं कि अगर a हमारे पास a जो है उसकी तीनों रोज में पीवट एलिमेंट होता तो फिर हम कैलकुलेशन करते ही ना, फिर हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन था वो कंसिस्टेंट होता। ओके, b की हर वैल्यू उसके लिए। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको आप देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर कॉम्बिनेशन, हमारे पास ये तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी। अच्छा हमने देखना है कि हमारे पास ये जो तीन पार्ट्स हैं स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये जो पहला स्मॉल ए है इसको हम ले लेते हैं। स्मॉल ए में जो मैट्रिक्स गिवन है, क्या इसको आप इन ऊपर वाले तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको हम देख सकते हैं। हमारे पास ये स्मॉल ए वाला पार्ट था, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 6 -8 -1 और -8। इसको क्या हम कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी जो मैट्रिक्स है, जिनके नाम कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी है, क्या इन तीनों मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसको हमने इस तरह इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन अप्लाई की है, ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी प्लस सी कैपिटल सी। ओके, जहां पर ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी है ये कांस्टेंट है, ये वाले नहीं है, ठीक है ना, ये वाले नहीं है, बल्कि हमारे पास ये जो नीचे वाले हैं ये कांस्टेंट है, ए बी सी ये कांस्टेंट को शो कर रहे हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें, इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी की हमने वैल्यू पुट कर दी जो मैट्रिक्स के नाम है। अच्छा उसके बाद बाय वाले ए बी सी से तीनों को मल्टीप्लाई किया। अच्छा लेफ्ट साइड पे हमारे पास, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आएगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 6 -8 -1 और -8 ये वाला आएगा। ठीक है, अच्छा अब दोनों मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल का साइन है, इसको आप इक्वेट करें तो चार इक्वेशन बनेगी। 4a + b = 6 पहली वाली, -b + 2c = -8 दूसरी वाली, इस तरह बाकी दो भी। अच्छा इन चारों को आपने बारी बारी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जब आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हम स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, सी की वैल्यू -3 है, बी की = 2 है और ए = 1 है। तो बेसिकली ये हमारे पास तीन वेट्स है। ठीक है, ये तीन वेट्स हमने सॉल्व करनी है, मतलब फाइंड करनी है। इन तीनों को आपने यहाँ पे पुट कर दिया। देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 × a + 2 × b -3 × c। तो बेसिकली ये जो तीन वेक्टर्स थे, तीन जो मैट्रिक्स थे ए बी सी, उनके करस्पॉन्डिंग हमने तीन वेट्स फाइंड कर लिए हैं। तो मतलब क्या हुआ, ये जो लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया बाय यूजिंग दीज वेट्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है इसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाकी दो एग्जांपल आप देख लीजिएगा, बहुत आसान सी है, ये भी ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम को भी हम देख लेते हैं। Let A be an m cross n matrix, then the following statements are logically equivalent। अगर ये हमारे पास कोई m cross n मैट्रिक्स हो तो हमारे पास ये तीन जो स्टेटमेंट्स है ये होल्ड करेंगी। पहली स्टेटमेंट क्या है, फॉर ईच b in Rm, जो राइट साइड पे जो मैट्रिक्स b होता है इन Rm, किसी Rm स्पेस में से, द इक्वेशन Ax = b हैज अ सॉल्यूशन। ठीक है,
मतलब कोई सा भी आप बी लें, उसके लिए हमारे पास इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दूसरा क्या है, द कॉलम ऑफ ए स्पैन और है। स्पैन जो है वो भी हमने लेक्चर नंबर 5 में देखा है। ये स्पैन क्या होता है? स्पैन में बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन को यूज करने से आप एक मिनट देख लीजिएगा। उसके बाद ए हैज अ पिवट पोजीशन इन एवरी रो। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट्स होल्ड करती है किसी मैट्रिक्स m क्रॉस n के लिए। ठीक है, तो आप थ्योरम को की स्टेटमेंट को याद रखिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछी जा सकती है आपके क्विज़ेस में। ओके, और आपके मिड टर्म और फाइनल में पूछी जा सकती है। अच्छा, आप इस थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल ऐसे आप देख लेते हैं। this theorem is one of the most useful theorems. It is about a coefficient matrix, not an augmented matrix. ये जो थ्योरम था ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स से रिलेटेड था, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से रिलेटेड नहीं था। अच्छा, इस थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और हमारे पास ये एक मैट्रिक्स एक्स है। वो जो बी हमने देखा था ना थ्योरम की स्टेटमेंट में, यहाँ पर उसको हमने एक्स बोल दिए और उसके एलिमेंट्स क्या है, x1 x2 और x। अच्छा, इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई। ये देखिए, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें जिसमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, या आप इस तरह डायरेक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा था, और ये हम लिख भी सकते हैं, ये लॉजिकल है, इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा अच्छा, उसके बाद हम x1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x2 और x3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये वाली तीन मैट्रिक्स बन जाएंगे। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करें ना, इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। लेकिन हमने जस्ट आपको समझाया है कि दो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो बेसिकली वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ही होता है बाय यूजिंग सम वेट्स। ओके, अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल देख लें जरा। अच्छा, इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर ये जो भी हमने एग्जांपल की है इसमें हमने जस्ट ए एक्स को कंप्यूट करना था, ए और एक्स की मल्टीप्लिकेशन कंप्यूट करनी थी। ठीक है ना, तभी हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी मल्टीप्लाई करके जो है उसका आउटपुट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल्स है इसमें क्या है, इन ईच पार्ट डिटरमाइन वेदर द गिवन वेक्टर स्पैन R3। अच्छा, स्पैन का मतलब क्या है वो भी हम एक एग्जांपल को डिटेल के साथ समझ लेते हैं। हमारे पास ये वेक्टर्स है v1 v2 v3। अच्छा, अब ये जो वेक्टर्स है ये डिफरेंट वेट्स को यूज करके क्या R3 को जनरेट करेंगे। बेसिकली स्पैनिंग सेट यही होता है कि कोई से भी तीन वेक्टर्स हो, वो डिफरेंट बेसिकली तीन तो नहीं हो सकते, वो स्पेस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारे पास R3 है, तो ये तीन वेक्टर्स हैं। क्या ये तीन वेक्टर्स जो है ये डिफरेंट कांस्टेंट की वैल्यूज को यूज करके पूरा एक मतलब स्पेस जनरेट कर सकते हैं। अगर ये जनरेट कर ले तो बेसिकली ये जो तीन वेक्टर्स होंगे ये वेक्टर्स जो है ये बिलोंग करेंगे, बेसिकली ये तीन वेक्टर्स जो है इनको हम कहेंगे कि ये R3 को स्पैन करते हैं। ओके, इस एग्जांपल को हम डिटेल के साथ समझ लेते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि R3 में से ही हमने ये कांस्टेंट लिया। हमारे पास ये एक वेक्टर है, इसमें हमारे पास तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, v1 v2 v3। ओके, क्योंकि R3 से बिलोंग करते हैं। अच्छा, क्या इस v को हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? v बेसिकली जो है ना ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये आर्बिट्रेरी वेक्टर है R3 के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो v1 v2 v3 है, क्या ये k1 k2 k3 की डिफरेंट वैल्यूज को यूज करके R3 का हर एक पॉइंट जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसी को हमने देखना है। ओके, ये जो लेफ्ट साइड में v लिखा हुआ है इसे हमने v1 v2 v3 इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये R3 से बिलोंग करता है, ये पॉइंट है बेसिकली एक वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर v1 v2 v3 की वैल्यू पुट कर दी। अब k1 k2 k3 को अंदर मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स बन जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये पहला कंपोनेंट है k1 k2 k3। ठीक है, इस तरह ये दूसरा कंपोनेंट है, क्योंकि R3 से बिलोंग करते हैं तो हर पॉइंट के तीन कंपोनेंट्स होंगे। अच्छा, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के बराबर कर लें, दूसरा दूसरे के बराबर कर लें और तीसरा तीसरे के बराबर कर लें। अच्छा, अब ये जो लेफ्ट साइड है जिसे मैंने बॉक्स के अंदर इंक्लोज किया है, इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आता है वो हमारे पास ये वाला आएगा, और इसका आप डिटर्मिनेंट लें। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो इसका मतलब है कि v1 v2 v3 जो है वो R3 को स्पैन करते हैं।
अगर 0 आ जाए तो स्पैन नहीं करेंगे, सिंपल सी कंडीशन है ये वाली। कोई भी मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसका आप डिटर्मिनेंट लें, अगर वो 0 आ गया तो स्पैन नहीं करेंगे, ये वेक्टर स्पैन नहीं करेंगे R3। अगर वो 0 नहीं आया तो हमारे पास ये वेक्टर जो है V1, V2, V3 ये R3 को स्पैन करेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, 2 और एग्जांपल भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है जो कि लेक्चर नंबर 6 में जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इसको भी आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो में हमने बेसिकली जो लीनियर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा हुआ था उसको हमने देखा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन को हम दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो में अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।